हेलो स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब हाई स्कूल की फिजिक्स पर करेंगे डिस्कस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश, जो कि हमारे साइंस में 10th चैप्टर से इसकी शुरुआत हुई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रकाश, सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या होता है। देखिए, एक्चुअली प्रकाश भी एक प्राकृतिक घटना है, मतलब एक भौतिक घटनाओं में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, कि फिजिक्स थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, फिजिक्स जो है अगर देखा जाए तो लैटिन शब्द में इसकी उत्पत्ति फिजिक वर्ड से हुई थी। ये लैटिन वर्ड है। और ग्रीक भाषा में देखी जाए तो फ्यूसिस। इन दोनों का अर्थ होता है प्रकृति। कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन किया जाए, वही भौतिकी होती है। तो यहाँ पे प्रकाश भी एक प्रकार की भौतिक घटना है। तो आज हम प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए, कभी कभी हम अंधेरे में खड़े होते हैं, जब भी कोई भी किरणें या प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहां क्या होता है, वस्तुओं से किरणें अपवर्तित होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में थोड़ी सी नोट कर देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब बात यह आती है, इसका प्रोसेस क्या है। कहने का मतलब, जब भी कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रकाश हुआ या बल्ब भी जल रहा है कमरे में, तो वहां क्या होता है, विकिरण ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, और उत्सर्जित होने के बाद वो हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कहने का मतलब, जब तक किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वो अपवर्तित नहीं होगा, तब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। ये बात आप हमेशा यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब अगर परावर्तन के आधार पर देखा जाए तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस थिंग्स, ये होगा नॉन ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस, ये नॉन ल्यूमिनस। अब देखिए, आइए आपको हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उष्मा का उत्सर्जन स्वयं करती हैं। कहने का मतलब, देखिए, उष्मा का उत्सर्जन स्वयं कौन कौन कर पाती है, जैसे सूर्य हो गया, इसके अलावा तारे हो गए, अपने घर में ही आइए बल्ब हो गया, कैंडल भी हो सकता है, और ये लालटेन हो गया। तो कहने का मतलब, जो उष्मा का उत्सर्जन स्वयं करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और फिर दूसरी बात क्या आती है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उष्मा का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं, बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उष्मा का उत्सर्जन स्वयं न करके बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया। देखिए, चंद्रमा जो होता है ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। इसके अलावा लकड़ी हो गई। ये इतना सफिशिएंट है, ये आप ध्यान देना। अब बात आएगी, सर लकड़ी कैसे हुआ। मैंने क्या बताया कि विकिरण तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। मैंने आपको बताया ना। और जब भी कहीं पर ही प्रकाश होगा तो वहां पर क्या विकिरण तरंगे जो हैं उत्सर्जित होंगी। उत्सर्जित होने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करेंगी।
देखिए जैसे कि लकड़ी, मैंने आपको बताया ना कि जो विकिरण तरंगे होती हैं, विकिरण होता है वो जब उत्सर्जित होगा तो हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तो ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कहने का मतलब लाइट है, अब यहाँ जैसे प्रकाश हुआ तो इसके भी जो कण होंगे वो क्या करेंगे, ऊष्मा को भैया एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे क्या है कि आप बहुत पहले ही आपको पता है ऊर्जा का स्थानांतरण कितने रूप में होता है, 3 रूप में होता है। कौन कौन सा? चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है। तो देखिए यहाँ विकिरण जो होता है वो कभी कहीं पर भी लाइट अगर जली तो जाहिर सी बात है विकिरण वहां पे उत्सर्जित होगा, और उत्सर्जित होने के बाद तब हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, और जब हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तो ही हम वस्तुओं को देखेंगे। कि जैसा कि सामने ये खुद ही देखिए, जब तक अभी लाइट बंद कर दिया जाए तो ये दिखना बंद हो जाएगा, और लाइट ऑन करेंगे जब हमारी आंखों में वो लाइट प्रवेश करेगी तो ही हम जान पाएंगे कि ये जो है एक व्हाइट बोर्ड है। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो ऊष्मा का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो ऊष्मा का उत्सर्जन स्वयं न करके बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। तो आइए इसके बाद आपको हम एक बात और बताते हैं, ये स्थिति कैसे हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम किन वस्तुओं को देख पाते हैं, ये भी बात आती है ना। अब देखिए कहने का मतलब जो यहाँ पे प्रकाश के गुण होते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रकाश के गुण में हम आपको यही समझाएंगे कैसे होता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग है, अब यहां पर देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत में ही आते हैं वही एक्सरेज हो गया, गामा किरण हो गया, या रेडियोधर्मी विकिरण हो गया, सूक्ष्म तरंगे हो गई। ये सब क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत में आती हैं। मतलब ये एक विशाल समूह होता है, जितनी तरंगे हो गई सब इसी के अंतर्गत में आती हैं। तो ये सब अभी आपको पढ़ना नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे तो ये बातें पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि वो सब तरंगे हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन हमको यहाँ पे प्रकाश के रूप में कह रहा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखने के लिए होती हैं दृश्य तरंगे, ठीक है, होती हैं दृश्य तरंगे, जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का में ही ये भी मिलता है हमको। और जो दृश्य तरंगे होती हैं वो भी कैसे होता है, इन्हीं दृश्य तरंगे में 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष वाले, वही विविग्योर आपको पता होगा। ये बात नीचे से मैंने किया VIBGYOR विविग्योर, यही 7 कलर मिल करके श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं इन्हीं 7 कलर से मिल करके जो है प्रकाश का निर्माण होता है। कहने का मतलब है इन्हीं 7 कलर के अलावा हम कहाँ देख पाते हैं, मतलब ये 7 कलर को ही हम सिर्फ जान पाएंगे। यही रीजन है, प्रकाश जो होती है यही प्रकार की ऊर्जा होती है जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और रही बात इनकी परिसर भी जो है आपको आगे आप पढ़ेंगे, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो ये रेड वाला कलर होता है इसकी परिसर होती है, मतलब वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो होती है करीब 7400 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 3400 एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3400 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब कहने का मतलब ये हो गया जो भी वस्तुओं को हम देख पाएंगे वो कहां तक, सिर्फ 3400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7400 एंगस्ट्रॉम के अंदर में ही देख पाएंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे। और इसके बाद जो दूसरा गुण होता है वो होता है प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। प्रकाश जो है हमेशा एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है। और तीसरी बात क्या होगी, आइए आगे देखते हैं।
तीसरी बात देखिए, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कहने का मतलब क्या है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब आइए इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। ये है स्पीड ऑफ लाइट, वो भी किसमें? निर्वात में। और यहां बात आती है निर्वात, तो आपके दिमाग में सिर्फ निर्वात किसे कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान देंगे। निर्वात जहां पर वायु की उपस्थिति न हो। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि निर्वात भी जब भी बोली जाएगी तो वहां पे वायु जो है उसकी उपस्थिति नहीं होगी। और आइए यहां पे ध्यान देंगे, 3 × 10⁸। अब 3 × 10⁸ हम यहाँ पे अगर 10⁻³ से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये कितना हो गया? 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड, अर्थात ये 1 2 3 4 5। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब हुआ क्या? 30 लाख किलोमीटर/सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 30 लाख किलोमीटर। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि कहने का मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 30 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अब आइए थोड़ा आपको एक और दिखाते हैं स्ट्रक्चर। यही अपना सन है, यही अपना अर्थ है। अब ये देखिए, सन से अर्थ में आने के लिए ये तो हमारा हो गया निर्वात स्थिति। ठीक है, अर्थ पे आएगी तो माध्यम इसको सुनना शुरू हो जाएगा, मिलना। अब अर्थ पे, अब जब सनलाइट जो है 1 सेकंड में, 1 सेकंड का मतलब आपका पलक झपकता है तो 30 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करता है। अब देखिए, यहां से अर्थ पर आने के लिए जो मानक समय है वो है 8 मिनट 24 सेकंड। मतलब लगभग जो है सनलाइट को पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट 24 सेकंड लगता है। तो भैया अगर 1 सेकंड में ये 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो आपको जाहिर सी बात ये तो पता हो गया होगा अर्थ से सन कितनी दूरी पर होगा। तो आइए हम आगे के गुण के बारे में जानते हैं और क्या क्या होता है। देखिए, चौथी बात वो भी काफी इंटरेस्टिंग है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए, प्रकाश को माध्यम आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये बात कैसे मालूम हो रही है? यहीं से ही। अब देखिए, सनलाइट जो है अर्थ पे जा रही है, ये निर्वात है। ये क्या है? निर्वात है। और वहां पे तो वायु भी तो नहीं है। अब निर्वात है भैया, निर्वात होने का मतलब ये है वहां पर कोई माध्यम नहीं है। निर्वात का मतलब ही हो गया वहां पर कोई माध्यम नहीं है। अब देखिए, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यहाँ पे वो निर्वात से आएगी, और निर्वात से आने के बाद पृथ्वी तब हम तक पड़ती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं। और इसी में एक बात और भी बता देते हैं कि माध्यम की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, पर देखिए जो इसका वेग होता है, ठीक है, वेग को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब कैसे पड़ती होगी हम आपको डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए, प्रकाश के संचरण के लिए, ये जो है प्रकाश के संचरण के लिए, थोड़ा मैंने यहां मिस्टेक किया हुआ है, आप थोड़ा यहां पे ध्यान देंगे। प्रकाश के संचरण के लिए मतलब जो चल रहा होता है उसके लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती है। और ऐसा क्यों हुआ तो ये भी आपको आइए हम समझा देते हैं। कहने का मतलब यही, देखिए सपोज करिए एस, इधर देखिए ये हो गया सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये अपना गैसियस हो गया। देखिए मैं 3
बता दिया, एक ठोस अवस्था दिखा दिया और एक लिक्विड अवस्था दिखा दिया, एक गैस अवस्था दिखा दिया। अब देखिए निर्वात में वहां तो आपको एक बात तो पता है कि जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही माध्यम में घुसेगी तो इसमें थोड़ा बदलाव होगा। कहने का मतलब इसका वेग जो है कुछ डिस्टर्ब होगा। अभी आप पढ़ेंगे कि जब भी प्रकाश जो है माध्यम को बदलता है तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, वो बातें आप एक साइड से पढ़ोगे। यहां से वो आपको ये बताते हैं कि प्रकाश के वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब अभी आप आगे पढ़ेंगे, यहां देखिए आप चैप्टर में है ना, परावर्तन है, अपवर्तन है, ठीक है। तो ये बातें आएगी, वो कब आएगी, जब भी यही प्रकाश अपने माध्यम को बदलेगी, मतलब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी, तो वहां पे आपको मालूम होगा कि किस किस अवस्था में। और एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे, प्रकाश जो है अपारदर्शी, अगर मान लीजिए कोई अपारदर्शी सतह हो तो वहां पर ना, कहने मतलब किसी भी अपारदर्शी सतह को प्रकाश क्रॉस नहीं कर पाता है। ये भी एक गुण है, प्रकाश जो है किसी भी अपारदर्शी सतह को क्रॉस नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, प्रकाश किसी चिकनेदार पृष्ठ से सदैव परावर्तित होता है। और अगर आपका सतह जो है पारदर्शी हो जाएगा तो प्रकाश की किरणें प्रवेश तो कर जाएंगी लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। तो आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रकाश की किरण क्या होता है। प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे सिंपल सी भाषा में हमने आपको बताया अभी पीछे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है कि जब भी प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा हो, ठीक है, तो उसके वही ऋजु रेखीय मार्ग को ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। आप यही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम और भी सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो जो भी आपको बताने में भी काफी अच्छा हो कि प्रकाश का किसी समांग माध्यम में, किसी माध्यम में एक बिंदु से एक ऋजु रेखीय पथ से चलता है, पथ से चलता है। इस ऋजु रेखीय पथ को, इस ऋजु रेखीय पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये तो ये हो गई। अब इसके अलावा ये तो काफी देखिए कैसे हुआ ये बातें बताई गई। इसके अलावा और भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको हम। प्रकाश का ऋजु रेखीय पथ में चलना ही प्रकाश की किरण कहलाता है। प्रकाश का ऋजु रेखीय पथ में गमन करना ही प्रकाश की किरण कहलाता है। तो यहां पे ये तो हमारे प्रकाश की किरण की परिभाषा थी। और एक बात आपको और भी ध्यान देना होगा कि ये तो हो गई प्रकाश की किरण की बात। अब बात ये आती है कि अगर ये प्रकाश की किरण थी, अगर प्रकाश किरणों को मिला दिया जाए, ठीक है, एक ग्रुप ले लिया जाए, तो स्थिति क्या हो जाएगी। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, प्रकाश की किरणों के समूहों को प्रकाश की किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये भी
बहुत पूछा जाता है किरण पुंज किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। देखिए, किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वो भी कौन कौन से, ये भी जान लेते हैं। अभिसारी, सबसे पहला बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है समांतर। अब देखिए, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट, और समांतर को बोलते हैं पैरेलल। अब यहां पे देखिए, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये देखिए किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समांतर क्या होता है, वो भी सबसे शॉर्ट डिवीजन में। अब देखिए, सबसे पहले अभिसारी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब कन्वर्जेंट की बात करते हैं। अब देखिए, कन्वर्जेंट कब होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं, तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब फिगर कुछ इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, जैसे यही बिंदु है। अब प्रकाश की किरणें जो हैं किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही होती हैं, ये अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। यहां पे देखिए, मैं तीर के माध्यम से दिखा दिया हुआ है। और दूसरी बात क्या होती है, डाइवर्जेंट। अब देखिए, अपसारी कब होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत हो। यहां देखिए, मैंने एक फिगर बनाया हुआ है और एक बिंदु से बाहर की ओर निकलते हुए दिखा रहा हूं। जो निकलते हुए दिखा रहा हूं वो डाइवर्जेंट होगी, और जो कन्वर्जेंट होगी वो किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलेंगी। और फिर तीसरी बात क्या आती है, समांतर किरण पुंज क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें आपस में किसी भी बिंदु पर ना मिले। ध्यान दीजिए, तीसरी बात होती है पैरेलल की। पैरेलल की वो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आपस में किसी भी बिंदु पर ना मिले, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं।